ओके, सो आज हम लोग जो है टेस्ट में जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है वो ये है कि फाइंड द सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है। सो हमें यहाँ पर बताना है कि किस किस यहाँ पे जो एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है तो किन की आयनाइजेशन एनर्जी ये हो सकती है। तो देखा जाए तो सबसे पहले ये आयनाइजेशन एनर्जी जो यहाँ पर गिवन है ये है बहुत ज़्यादा हाई, फिर बीच में सबसे कम है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं पहले ग्रुप की तो उसमें सबसे पहले लिथियम। लिथियम में से इलेक्ट्रॉन का निकालना बहुत आसान होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल बहुत आसान है क्योंकि वहां पे लास्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और वो आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे कम होती है, तो यानी हाई वाली हो नहीं सकती। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की भी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि वो भी अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर देता है। ये वाला भी कट गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, तो हमने देखा था कि जैसे नाइट्रोजन की जो है हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होती है, तो अगर मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो होगा सबसे ज्यादा कठिन। नाइट्रोजन यहाँ पे थर्ड नंबर पर है और यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो यहाँ पे कम है, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा है। तो यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है और वो 890 तो ऑब्वियसली नहीं होगी, वो करीब 2372 के आसपास ही होगी। अब अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर है हीलियम। हीलियम जो होता है, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल जो है कम्प्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। अगर हम लिथियम की बात करें हम यहीं पे, तो लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए 520 भी पॉसिबल है कि उसकी सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। फिर नेक्स्ट बेरिलियम है, तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है लेकिन लिथियम से कठिन होता है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम से ज़्यादा होगी लेकिन हीलियम से कम होगी। इसलिए डी ऑप्शन मैच करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज द सेम एज। तो नंबर ऑफ पीरियड हमने देखे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस तरीके से बढ़ता है उसी तरीके से नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ते जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ पीरियड होंगे किसी भी एलिमेंट के वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, और इसलिए वो एकदम सेम हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमसे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर फॉर द साइज ऑफ आई, आई प्लस और आई माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन है। आई आयोडीन को कहते हैं हम। आयोडीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो हमने देखा था कि आई प्लस का जो साइज होता है, एनायन का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद वहाँ पर आई माइनस का साइज आ जाएगा और उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा आयोडीन का साइज। नहीं नहीं, यहाँ पे सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। सबसे ज़्यादा जो साइज होगा वो यहाँ पे आई माइनस का होगा, इसलिए ये हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा आई हमारे पास और फिर आ जाएगा आई प्लस। तो इस तरीके से ये वाली सीरीज होगी। हमने पढ़ा था कि जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन के पास तो उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो सिंपल आयोडीन है वो आ जाएगा और आई प्लस यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो ऑब्वियसली उसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा सी ऑप्शन के साथ। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये भी इजी था, ये भी हमने पढ़े थे, कैटायंस आयनायंस के साइज के ऊपर हमने क्लास में क्वेश्चंस भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल फॉलोज द ऑर्डर। तो यानी कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास यहाँ पे सेम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो हम वहाँ पे कब देख अब जाएंगे एल के ऊपर देखने के लिए। तो जिसका एन प्लस एल सबसे कम होगा उसकी जो पावर होगी उसी हिसाब से होती है। अब एन प्लस एल की वैल्यू अगर हम देखेंगे किस हिसाब से आती है, एल हमारा एस शेल के लिए एल की वैल्यू होती है हमारी 0। अगर पी है हमारा तो एल की वैल्यू होती है 1। अगर डी है तो एल की वैल्यू होती है 2। और अगर एफ है तो एल की वैल्यू होती है यहाँ पे 3। तो अगर मैं एन प्लस एल की बात करूँ, एन हमारे पास सबके लिए सेम है तो लेट से एन की वैल्यू हम एन ही रहने देते हैं। तो अगर मैं एस के लिए देखूँ एन प्लस एल की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन प्लस एल और यहाँ पे लिखता हूँ एस। एस के लिए एन प्लस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन। अगर एन को मैं एन ही रहने देता हूँ, एल को करस्पॉन्डिंग वैल्यू डालते रहेंगे। पी शेल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन प्लस 1। डी शेल के लिए आ जाएगी एन प्लस 2 और एफ शेल के लिए आ जाएगी एन प्लस
3। इस हिसाब से हमारे पास आ गई हैं। अब जिसका n+l सबसे कम होगा उसकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है किसी भी ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे s का सबसे कम है n+l, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा हो गई। फिर p का है तो उसके बाद p आ गई, फिर d और फिर हमारे पास f। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ? इसका ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो है c। तो c हो गया यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। n+l हमारा एनर्जी को ही डिनोट करता है और हमने ये पढ़ा है कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वही सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में होता है। नीचे वाली रिएक्शन, नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो यहाँ से हमने क्या किया है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया है, ठीक है। Na से Na+ बन गया, फिर यहाँ पे Ca+ से Ca+2 बन गया, K+ से K+2 बन गया, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और C+2 से C+3 यहाँ पे हमारा बन चुका है। तो अब अगर हमारे पास सोडियम पोटेशियम है, पोटेशियम से मैंने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो वो अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका होगा। तो जब वो अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया तो अब उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से जब मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तब वो आराम से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगने वाली है इसमें। समझ गए ना आप? क्यों? क्योंकि जब K+ था, K+ का मतलब ही क्या है कि वो अपनी स्टेबल पोजीशन में है। अब मैं अगर उस स्टेबल पोजीशन से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया तो वो आराम से नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब सोडियम है, सोडियम में से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है वो काम आसान होगा क्योंकि उसके लास्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आराम से दे देगा, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे ही Ca+ है, कैल्शियम जो प्लस बनेगा जब वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन लगाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर उसके लास्ट शेल में, एस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उसे भी वो आराम से दे सकता है। ये इसमें भी ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से C+2 से C+3 बनाने में भी ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस रिएक्शन में लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वही सब हमें यूज करने हैं यहाँ पर। इसमें हमसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ O इज लोअर देन दैट ऑफ N, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी O इज हायर देन दैट ऑफ N। अभी IE1 क्या है और IE2 क्या है? हमने पढ़ा था अगर मैं किसी एलिमेंट से पहला इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और अगर मैं से उसमें से दोबारा एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ तब हम बोलते हैं उसे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो यहाँ पर IE1 और IE2 से डिनोट किए गए हैं। तो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी O की कम होगी N से। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ये जनरली ये क्या है हमारी, ये यहाँ पर ठीक है, क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन देखूँ, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं तो इनके अगर लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो अगर मैं पहली बार इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा तो ऑब्वियसली जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी O की, वो हो जाती है हमारी कम और N की होती है ज़्यादा। लेकिन अगर हम सेकंड बार इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब O आ जाता है अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। वो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2 तो दे देगा S में, लास्ट शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ऑक्सीजन के पास। सो 1s2 2s2 और 2p, ये p वाली है तो यहाँ पे 3 ही ऑर्बिटल्स आएंगी। इस तरीके से रहती है ऑक्सीजन की। अब मैंने मान लो इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसमें तो ज़्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जो है आराम से दे देगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। अब मैंने जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 यहाँ पे हो चुकी है। अब ऑक्सीजन क्या बन चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बन चुका है कि इस तरीके से ऑक्सीजन आ चुका है, हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब p जो है ये हाफ फिल्ड है, ऑक्सीजन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो हाफ फिल्ड है यहाँ पे p। तो यानी कि अब मैं अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि हाफ फील्ड क्या होती है, स्टेबल होती है और उसमें से मैं इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। तो अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी, यानी कि ऑक्सीजन की जो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन से। तो ये बात तो, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द एंथैल्पी ऑफ N
टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 0 बट ऑफ p इज इतनी। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं क्या है। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन की जो लास्ट शेल है उसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1s2 2s2 2p3। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ ऑर्बिटल्स में तो इस तरीके से इसका आता है शेल। तो अब आप यहाँ पे देखो कि जो नाइट्रोजन है वो फुल हाफ फिल्ड शेल है, उसके पास हाफ फिल्ड पी शेल। तो ये क्या है, यानी कि स्टेबल है। तो यानी कि अब नाइट्रोजन को ना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना ही रिमूव करने की जरूरत है, क्योंकि वो जब पहले से ही स्टेबल है तो वो क्यों बिना मतलब इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल हो। तो इसलिए अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे भी तो नाइट्रोजन क्या बोलेगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, इसलिए उसकी जो एंथैल्पी होती है नाइट्रोजन की गेन करने की इलेक्ट्रॉन को, वो ऑलमोस्ट 0 होती है। ये जनरली हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम फॉस्फोरस को देखें तो जो फॉस्फोरस होता है वो आराम से रेडिली इलेक्ट्रॉन उसमें हम इजीली डाल सकते हैं, इसलिए उसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है। तो यानी बी वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। अगर हम सी वाली की बात करें, सी वाली स्टेटमेंट बोल रही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। ये वाली स्टेटमेंट हो जाती है यहाँ पे रॉन्ग, क्योंकि अगर हम देखें लिथियम ले लेते हैं और हीलियम ले लेते हैं। तो हीलियम की अगर हम देखें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम इसे बोल रहे हैं, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हीलियम के। और अगर हम लिथियम प्लस की बात करें, Li प्लस, लिथियम प्लस क्या है जनरली, इसके भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? क्योंकि लिथियम के पास 3 होते हैं, इसमें से एक दे चुका है तो इसके लास्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे। दोनों की दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। लेकिन अगर हम हीलियम का पीरियड देखें तो हीलियम का पीरियड क्या है, 1 है। लिथियम का पीरियड देखें क्या है, 2 है। तो दोनों के पीरियड क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग। और हम रॉन्ग स्टेटमेंट को यहाँ पे ढूंढ रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यानी सी ऑप्शन हो जाता है हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमने एक फॉर्मूला भी यहाँ पे याद किया था, FON, फोन जैसे हम बोल रहे थे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर उसके बाद क्लोरीन, ये सब आ जाते हैं। जितने भी टॉप टॉप राइट वाली जितने भी पीरियड्स हैं सबकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्लोरीन की तो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। ये वाला केस हमारा बन सकता है, इसको हम अभी रख के रखते हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को इन्होंने लास्ट दे दिया, बल्कि ऑक्सीजन जो है सेकंड नंबर पे आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें ऑक्सीजन को आगे कर दिया, ये भी गलत है क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बचा, और यही करेक्ट ऑर्डर भी होता है अगर हम देखें तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 डिफरेंट बीकर कंटेन्स, मतलब 2 सॉल्यूशन हैं, एक बेसिकली M1OH है और एक है M2OH। 2 अलग अलग बीकर्स में सेपरेटली रखे हुए हैं, हमें दोनों का नेचर बताना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है M1 की 3.4 और M2 की दे रखी है हमारी 1.2। ऑक्सीजन की दे रखी है 3.5, H 2.1। ऑक्सीजन की यहाँ पे भी 3.5 और ये 2.1। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने पढ़ा था कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो सेंटर एटम की पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तो अगर हम देखें तो इधर जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बैठेगा, ये OH माइनस आयन तो अलग ही बन जाएगा। तो इधर जो बैठेगा वो बैठेगा M1 और इधर बन रहा होगा इसके साथ कुछ OH। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, M2 होगा और इधर क्या बन रहा होगा हमारे पास, OH। ठीक है, अब यहाँ पर M1 जो है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट, दूसरे के शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो M1 की ज़्यादा है M2 से। और ये जनरली जो बिहेवियर होते हैं ये एसिड शो करते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बेसिस से। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो M1 है, ये M1OH, ये हमारा हो जाएगा एसिड, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है M2 से। और ये हो जाएगा यहाँ पे बेसिक इन नेचर। तो अगर ये एसिडिक है M1OH
तो इनका आंसर होना चाहिए डी, एसिडिक कॉमा बेसिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक अलोंग दीज। तो हम वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे सबकी। MgO है इधर, CaO है, Al2O3 है और Na2O है। हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इधर जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। मतलब इधर जब हम पीरियड में इस तरीके से मूव करते हैं और इस तरीके से ग्रुप्स में डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस साइड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यानी कि एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारी सबसे ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि ग्रुप में जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही थी और एल्यूमिनियम हमारा पीरियड में सबसे टॉप राइट पोजीशन में आता है। इस वजह से जो Al2O3 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और इसलिए ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। So next question is which one will have the highest second ionization energy। तो हमसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में नहीं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ तो ऑब्वियसली ये अपनी स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, किसमें 1s2 2s2 2p6। अब मैं इसमें से दोबारा इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है और फुल्ली फिल्ड में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी हो सकती है। अभी हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में क्या है हमारे पास 1s2 2s2 2p4। लेकिन अब अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये 2p3 बन जाएगा। 2p3 हाफ फिल्ड होता है, इसकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती आती है जब हम इसमें से एक आफ्टर वनाइजेशन एंथैल्पी 1 यहाँ पे लिख देते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी 2p3 हो गई। तो अब अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये हाफ फिल्ड बन गया। हाफ फिल्ड की भी स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फुल्ली फिल्ड से कम स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली इसकी जो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी होगी वो ए से तो कम होगी। तो ए की अभी भी एंथैल्पी क्या है, मतलब आयनेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अब मैं इसकी बात करता हूँ 1s2 2s2 2p6 की। 1s2 2s2 2p6 की बात करते हैं तो इसकी जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है वो सी की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। अब मैं इसमें से जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं सेकेंड बार इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद आ गया सी। अब हम डी की बात करें तो डी में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो फुल फील्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तब मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये 3s1 बचेगा। अब मैं इसमें से एक और बार इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो जो 3s1 है वो भी इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो ये अपनी मोस्ट स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो स्टेबल पोजीशन में आएगा, इसलिए इसमें भी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो ए होगा उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक पार्टिकल था मास m का, उसको कुछ इम्पल्स मिला जिससे कि क्या हुआ, जो उसकी वेलोसिटी थी वो चेंज हुई v1 से v2 पर। और इम्पल्स हमने पढ़ा था क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मोमेंटम होता है बेसिकली इम्पल्स। तो मोमेंटम अगर हम देखें तो फाइनल मोमेंटम है हमारा mv2 और जो इनिशियल मोमेंटम है वो है mv1। तो अगर हम देखें चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mv2 माइनस mv1। तो यहाँ से m कॉमन निकाल लो, v2 माइनस v1, ये हो जाएगा हमारा इम्पल्स। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी। तो बी आंसर आ गया। हम देख लेते हैं कि एक बॉडी है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रही है। इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज एल, बॉडी लेट से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें एल दे रखी है। ए एज दी रिटार्डेशन, कुछ रिटार्डेशन है उसकी ए एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रही है लेकिन धीरे 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 आते आते रिटार्ड कर रही है। थीटा एंगल है इंक्लिनेशन का। तो हमें बताना है टाइम टेकन बाय द बॉडी टू स्लाइड डाउन।
सो सबसे पहले अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखें तो कुछ इधर वाली साइड लग रही होगी कुछ एक्सेलरेशन, यहाँ पे इसके वेट लग रहा होगा mg करके। इधर एक नॉर्मल फोर्स होगी, इस तरीके से वो बॉडी रिटार्ड हो रही है। लेकिन कुछ इसमें अगर रिटार्डेशन हो रही है तो कुछ फोर्स ऐसी भी लग रही होगी जो इसे रेजिस्ट कर रही होगी नीचे आने से। ओके हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? यस क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। सो इसमें एक बॉडी नीचे की तरफ आ रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, u इक्वल टू 0 है। कुछ डिस्टेंस ये कवर करिए तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ और हाफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लग रही होगी और ये वाली एक्सेलरेशन भी लग रही है, तो एक्सेलरेशन तो g प्लस ए हो गई। और मतलब g, अगर हम इसका साइड कंपोनेंट ले लें तो ये हो जाएगी g साइन थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी लग रही है, एक्सेलरेशन भी जो इसकी लग रही होगी वो किसी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कुछ एक्सेलरेशन जो है वो g प्लस ए साइन थीटा करके लग रही है। अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अलोंग इंक्लाइंड प्लेन निकालेंगे तो हमारी कुछ लेट से g डैश साइन थीटा आ गई, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिटार्डेशन है उसकी वो a है, ठीक है। तो रिटार्डेशन जो उसकी लग रही होगी, अगर लेट से मैं यहाँ पे g डैश लिख लेता हूँ, कुछ mg डैश है, तो जो g डैश हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी g प्लस ए करके, जो उसकी रिटार्डेशन में हेल्प कर रही होगी। और ये जो यहाँ पे g डैश की वैल्यू है, अगर हमें ये कैलकुलेट करनी है तो g प्लस ए है ही, तो यहाँ पे जो g डैश साइन थीटा है तो वो वाला कंपोनेंट इसे नीचे की तरफ ला रहा होगा, तो इसलिए बस g डैश की जगह हमने g प्लस ए लिखा है इस जगह पे। तो हाफ g प्लस ए और यहाँ पे हो जाएगा हाफ टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया। तो यहाँ पे एस हमें एल दे रखा है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी हाफ और जी प्लस ए, और यहाँ पे बेसिकली साइन थीटा आ जाएगा टोटल जो एक्सेलरेशन है। तो ये हो जाएगा हाफ जी प्लस ए साइन थीटा और टी स्क्वायर। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2l डिवाइडेड बाय जी प्लस ए साइन थीटा, और टी की वैल्यू ये रूट में आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोबारा समझ लेते हैं इसको कि हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन था, उस पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें लिखा हुआ है कि ए जो है उसकी रिटार्डेशन है। लेट से कुछ एम जी डैश उसके ऊपर यानी वेट लग रहा होगा, और जी डैश साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा इधर, और जी डैश कॉस थीटा इधर वाली साइड कॉम्पोनेंट होगा। तो जी डैश कॉस थीटा का तो कुछ हाथ नहीं है इसे नीचे लाने में, जी डैश साइन थीटा का है। एन बी नहीं लग रहा होगा, एन बी कुछ फोर्स नहीं लगा रहा होगा क्योंकि एन इसके एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में और उसका कॉम्पोनेंट 0 है, तो इसलिए जी डैश साइन थीटा की वजह से नीचे आ रहा है। जी डैश क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस ए जो रिटार्ड कर रही है इसे। तो बस हमने वही जी प्लस ए साइन थीटा लगा दिया, जी डैश साइन थीटा था हमारे पास, तो ये हो जाएगा जी प्लस ए साइन थीटा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गई, और वो हमने एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो जी डैश साइन थीटा और जी प्लस ए साइन थीटा है, तो जी प्लस ए साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे साइन थीटा और ऐड कर दो। तो इस तरीके से हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। सो आज हम ये बेसिकली टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो रह गया था पिछली बार नहीं हो पाया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, अ बॉडी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट नहीं करती है बॉडी को। और देयर कैन बी जीरो फ्रिक्शन, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, जीरो फ्रिक्शन कभी नहीं होता। थर्ड लिखा है काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये सही है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन हमारा कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन फोर्स एंड द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस आर प्रोपोर्शनल, ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पर डिपेंड नहीं करती, वो नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करती है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास म्यू इंटू एन होती है, जहाँ पे एन नॉर्मल है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। नेक्स्ट क्या है? कंसिडर अ कार दैट ओवर टर्न्स वाइल टेकिंग अ टर्न, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द व्हील्स ऑफ द कार। तो अगर लेट्स से ये कोई रोड है मेरी इस तरीके से,
तो अगर वो कार कोई भी जा रही होगी, जो भी कार जा रही है, अगर वो टर्न लेती है तो टर्न लेगी तो ऑब्वियसली वो इन टायर्स के, ये टायर्स ग्राउंड पे रहेंगे और ये वाले टायर्स जो है उठ जाएंगे ऊपर की साइड, लिफ्ट हो जाएंगे, तभी वो कार क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ओवरटर्न का मतलब है यहाँ पे पलटना। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि जो भी इनर टायर्स हैं वो तो क्या है हमारे, ये इनर टायर्स जो हो गए, जो इस यहाँ से इनर, तो ये तो इनर हो गया, यहाँ पे ये हो गया आउटर। तो जो इनर टायर्स हैं वो क्या हो गए, सबसे पहले ग्राउंड को छोड़ गए, लीव कर गए। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट द इनर व्हील्स लीव द ग्राउंड। ठीक, तो सबसे पहले इनर व्हील्स ग्राउंड को लीव करते हैं अगर ओवरटर्न वाला केस बनता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट टू बॉडीज बी मासेस 2 kg 5 kg मास गिवन है हमें। लेट दीज बॉडीज बी एट रेस्ट with the same force acting on them. Calculate the ratio of time that is required by both the bodies to reach the final velocity. तो अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन होती है हमारी फोर्स अपॉन मास, फोर्स हमारी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन फर्स्ट बॉडी का f/2 आ गया, सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया f/5। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी कितनी आ जाएगी, f/2 इंटू t1, और वेलोसिटी ऑफ 2 कितनी आ जाएगी, f/5 इंटू t2। मतलब बेसिकली हमने सिंपल फॉर्मूलेज ही यूज़ करे हैं यहाँ पे। तो अब गिवन है हमें कि वेलोसिटी क्या है, सेम है, बॉडीज टू रीच दी फाइनल वेलोसिटी। तो v1 इक्वल टू, अगर हम v2 कर देंगे यहाँ से तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो v1 इक्वल टू v2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t1/t2 इज इक्वल टू t2/5, यानी कि t1/t2 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, 2/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What is the force acting on the particle if the motion of the particle is given as y is equal to ut plus half gt square? ये सेम इक्वेशन बन रही है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी है, g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और फोर्स हमने पढ़ा है कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि हो जाएगा mg के इक्वल। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, फोर्स हो गई हमारी mg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास ए एंड बी such that these bodies are connected by using a massless spring. Also force F is acting on the body B. What will be the acceleration of B if A has an acceleration of A? तो A की acceleration हमारे पास given है, A F फोर्स लग रही है यहाँ पर। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है F इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये लेट से स्प्रिंग कुछ टेंशन लगा रही होगी T इस साइड में, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा फॉर्मूला F माइनस टी, टोटल फोर्स जो लगेगी, फोर्स ऑब्वियसली ज़्यादा है तो फोर्स माइनस टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं कुछ होगी, बी की एक्सेलरेशन यहाँ पे बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। अब अगर हम देखें ए के केस में, ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो ए के केस में हमारे पास क्या है फॉर्मूला, टेंशन इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि यहाँ पे भी टेंशन टी लग रही होगी और एक्सेलरेशन भी इधर ही हो रहा है, तो टेंशन इक्वल टू क्या हो गया, एम ए हो गया। अगर मीटिंग क्लोज हो जाए तो रीजॉइन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंशन है इसका फॉर्मूला यहाँ रखते हैं सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम कैपिटल ए बेसिकली बी की एक्सेलरेशन है, तो एम कैपिटल ए इज इक्वल टू फोर्स माइनस एम स्मॉल ए, बस टेंशन की वैल्यू यहाँ पे रखी है एम में। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल ए कितना आ जाएगा, एफ माइनस स्मॉल एम ए डिवाइडेड बाय एम, तो यानी कि ये कितना हो गया, एफ बाय एम माइनस ए। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सी आंसर हो गया। पहले हमने बी की एक्सेलरेशन निकाली, उस वाले फॉर्म में पुट कर दिया जो टेंशन जो ए वाले फ्री बॉडी डायग्राम से आ रही थी। बेसिकली हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाला, फोर्सेस बैलेंस करी, बस, और आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 ब्लॉक्स गिवन है जिनका मासेस है हमारे पास 2 kg ईच। तो दीज ब्लॉक आर हैंगिंग ओवर अ पुली विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। तो व्हाट इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में जो टेंशन एक्ट कर रही है उसकी वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक का एफ बनाएंगे और उसके हिसाब से फोर्सेस बैलेंस कर देंगे। ब्लॉक ए के लिए देखें तो टेंशन लग रही होगी ऊपर, इसका कुछ मास के कारण वेट लग रहा होगा mg।
मास क्योंकि सेम है इसलिए मैंने m ले लिया लेट से मास, और g इसके बीच में लग रहा होगा। कुछ एक्सेलरेशन भी होगी जो कि ऊपर की डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की, और ये इन ब्लॉक की एक्सेलरेशन नीचे वाली साइड होगी। इसी तरीके से होगा, अगर ये नीचे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऊपर आ रहा होगा। तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये ब्लॉक ए से हमारे पास वैल्यू आ गई। हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि टेंशन माइनस एम की वैल्यू 2 गिवन है, तो टेंशन माइनस 2g इक्वल टू 2a। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। अगर हम अब बी और सी को कंप्लीट एक सिस्टम मान लें और तब हम देखें, तो लेट से यहाँ पे अगर टेंशन टी लग रही है, तो अगर ये मेरा कंप्लीट सिस्टम हो गया एक, तो T2 और T1 भी यहाँ पे लग रहे होंगे, तो यहाँ पे एक टेंशन टी लग रही होगी अगर ये मेरा कंप्लीट एक सिस्टम है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अगर बी और सी को मैं एक सिस्टम मान लूँ कि इन दोनों का मास हो जाएगा 2m, मतलब ट्वाइस ऑफ मास, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिख सकते हैं यहाँ पे mg, इनके वेट, इसके वेट mg होगा, इसका ही वेट mg होगा, टेंशन ऊपर लगी रही है, तो mg प्लस mg, दो वेट हैं क्योंकि, माइनस करूंगा मैं टेंशन t, और 21 के बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m, यानी कि m प्लस m, और इनके कारण जो एक्सेलरेशन है इस तरीके से हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4a। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर t की वैल्यू है 2a प्लस 2g, इसको मैं यहाँ पे पुट डाउन कर देता हूँ, तो मेरे पास g और a के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। ये t की वैल्यू है यहाँ पे, t आएगा यहाँ से 2a प्लस 2g। इस 2a प्लस 2g की वैल्यू मैं उठा के नीचे रखता हूँ इस जगह पे, तो यहाँ से मेरे पास g और a के बीच में एक रिलेशन आ गया, क्या, a इज इक्वल टू GY3। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब मैं लेट से ब्लॉक सी के लिए देखता हूँ। ब्लॉक सी की अगर मैं स्टडी करूंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूंगा, तो ऊपर T1 लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और ये ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी के लिए, फॉर सी mg माइनस टेंशन T1 लग रही है इस पर, और ये इक्वल हो जाएगा ma के इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे T1 की अगर वैल्यू निकालूं, तो T1 हो जाएगा मेरा m और g माइनस ए आ गया यहाँ पे इस तरीके से। m की वैल्यू 2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ g माइनस ए की वैल्यू g/3 है, तो यहाँ से मेरी T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4g/3। सिंपल, अब मैं g की वैल्यू पुट डाउन कर देता हूँ 9.8 या फिर 10 कुछ भी लिख दो, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 3, जो कि अप्रॉक्स आएगा 13 पॉइंट कुछ न्यूटन से। ऑप्शन में देखें 13 पॉइंट है क्या, हाँ, तो 13.1 न्यूटन गिवन है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो बस हमने फोर्सेस को बैलेंस किया है और हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है हमें कि 3 मासेस दे रखे हैं, 6 kg, 1 kg, 3 kg, तीनों आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। तीनों को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेस कर रखा है टेबल पर, हमें एक्सेलरेशन बतानी है सिस्टम की कितनी होगी। तो अगर मैं देखूं 1 kg मास के लिए, तो 3 kg मास भारी होता है, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक्स किधर जाने हैं, इधर जाने हैं, तो इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी, इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी, और इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी। इधर मतलब मूव कर रहे होंगे, जिधर मूव कर रहे होंगे उधर ही हमें उसकी डायरेक्शन ले लेनी है एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो अब अगर हम ब्लॉक 1 के लिए देखें जिसका मास 1 kg है, तो अगर मैं इक्वेशन डालूं, तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, T1 माइनस एम जी, इसका जितना मास है, तो यानी कि 1g, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1a के। एम ए बेसिकली जो होता है उसके इक्वल हमारे पास हो जाएगा। अब अगर मैं 6 kg मास के लिए देखूं, तो दो टेंशन लग रही है, एक T2 एक T1, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के, जो कि हो गया 6 है। अब ऐसे ही अगर हम 3 kg मास के लिए देखें, तो वो इसके यहाँ पे वेट लग रहा होगा एक mg, ठीक है, और ऊपर है T2, मतलब जो भी ऑब्वियसली T2 इसकी अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन को हम बोलते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि mg, इसके कारण mg हो जाएगा 3g, और माइनस में लेट से T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 है। इस तरीके से हमने बस अभी के लिए टेंशन की डायरेक्शन अपोजिट मान ली है, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन इसके अपोजिट ही एक्ट करती है। अब अगर हम इन तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, तो T1 से T1 कैंसिल, प्लस माइनस से, यहाँ से भी प्लस माइनस से कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 3g माइनस 1g, जो कि हो जाएगा 2g,
इक्वल हो जाएगा ये tan a के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन है मेरी वो आ जाती है g/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई है। तो हमें इस सिस्टम की एक्सेलरेशन ही बतानी थी और वो आ गई मेरी 2। अब देखते हैं ऑप्शंस में है क्या 2। हाँ, तो ऑप्शन में 2 है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बीकर्स हैं, बीकर्स के अंदर वाटर फिल है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि डायग्राम गिवन है, सिलेक्ट द करेक्ट डायग्राम फ्रॉम व्हेन अ वेसल कंटेनिंग वाटर इज गिवन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द राइट। यानी कि हमने क्या करा, बेसिकली इन बीकर्स को राइट डायरेक्शन में मूव कराया स्ट्रेट लाइन। तो हमें बताना है, क्या बताना है, अच्छा करेक्ट डायग्राम बताना है कि पानी का कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो अगर मैं किसी बीकर में, अगर मेरे पास वाटर फिल है और मैं उसे कुछ एक्सेलरेशन देता हूँ, तो एक सूडो फोर्स लगेगी, जो हमने कल पढ़ा है कि इमेजिनरी फोर्स लगेगी वाटर के ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए। तो वो किस डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी तो वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, पीछे वाले डायरेक्शन में वाटर शिफ्ट हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से एक्सेलरेशन एक्ट कर ही रही है। तो यहाँ पे करेक्ट फिगर हो गई सी। सूडो फोर्स के कारण होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि सूडो फोर्स पीछे वाली डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसलिए वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री सबके डाउट्स कवर कर लिए हैं। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं फिर।